हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, ठीक है। और कैसे हो सभी, कमेंट करके जल्दी से बता दो। वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देना बिना कंजूसी किए, क्योंकि आज से हमने आपके लिए PYP प्रीवियस पेपर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी आप लोगों को बहुत टाइम से वेट था। गुड इवनिंग सभी के लिए। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं, नहीं आए हो जल्दी से लाइव आ जाओ, फिर ये धमाकेदार सेशन बच्चों स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सभी भाई, बढ़िया हो? गुड इवनिंग जीवेश, गुड इवनिंग। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर। टारगेट भाई छोटा सा रखेंगे आज का, टेंशन ना लो। आज 500 प्लस का रखते हैं, लाइक्स 500 प्लस ही रखते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट्स हैं, ये लाइव का टारगेट है और ये लाइक्स का टारगेट है। अब देखते हैं कौन से टारगेट्स हमारे आज कंप्लीट हो पाते हैं। अब देखो PYP मैंने आपको बोला है भाई, अगर आप PYP लगा लेते हो, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हो, फिर भी अगर सोच रहे हो बोर्ड में 90 प्लस लाना, क्योंकि अगर आपने PYP लगा लिए तो टारगेट 90 प्लस आपका पूरा हो जाएगा। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं सर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें, केवल हम कंप्लीट तैयारी कर लें, नोट्स कंप्लीट पढ़ लें, सर 90 प्लस आ जाएगा, नहीं आएगा। देखो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पेपर बोर्ड में कैसा आया हुआ है और हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना करना है, ये सारी चीज़ें आप PYP के थ्रू ही सीखने वाले हो। इस चीज़ को याद रखना। दूसरी चीज़, आप किसी भी स्टेट से हो, आप UP से हो, आप बिहार से हो, आप MP से हो, आप राजस्थान से हो, सभी हिंदी बोर्ड के बच्चे हमारे साथ ये PYP लगाएंगे। देखो मैंने पहले भी बोला है, केवल आपका पेपर पैटर्न चेंज होगा। पेपर हो सकता है आपके में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हों, वेरी शॉर्ट ज़्यादा आते हों, लेकिन क्वेश्चंस तो भाई वही आते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं कि UP में अलग पूछे जाएंगे, बिहार में अलग पूछे जाएंगे। भाई NCERT ऑल हिंदी बोर्ड्स के लिए है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग टीच करते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से हो, जो क्वेश्चंस मैं आपको इस PYP में कराऊं, आप सभी को लगाने हैं, कहीं से भी हो, आई डोंट केयर। आपको बस 90 प्लस चाहिए तो हमारे अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। 90 प्लस पक्का आएगा, बट मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चे ये सोच रहे सर बिना मेहनत के 90 प्लस दिलवा दो, तो भाई मैं भगवान नहीं हूं, इंसान हूं, आप लोग भी जानते हो। तो जो बच्चे 90 प्लस बिना मेहनत के सोच रहे हैं, भाई प्लीज चले जाओ। आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। मैं इंसान हूं, एक टीचर हूं, मैं भगवान नहीं हूं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर जल्दी से कर दिया करो बिना देरी किए, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस पेपर 2022 में। जो पेपर आया हुआ है वो हम आपके साथ सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं, जो शायद ही आपको कोई कराए। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर चाहते हो प्रीवियस पेपर की क्लासेस पाना, तो मैंने आपको टारगेट दे ही दिए भाई। 500 प्लस अगर लाइव रहते हैं, 500 प्लस लाइक्स होते हैं, देन हम लोग कंटिन्यू PYP करेंगे, टेंशन मत लो। और अगर इसमें थोड़े कम रह गए, आज मैं एडजस्ट कर रहा हूं, कल से अगर यही कंडीशन रही, जितनी आज वही 300 तक पहुंच पाते हैं उतने रहेंगे, तो फिर हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी आपको कराएंगे। अगर आप PYP के थ्रू तैयारी करोगे 90 प्लस पक्का आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो सर 30 40 50% आ जाए, सर उसके लिए क्या करें, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, आ जाएगा। फिर आपको PYP की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल पास ही तो होना है। PYP में एक अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको शायद उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे बाड़ी। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। देखो बहुत कम बच्चे लाइव हैं भाई। गुड इवनिंग सभी के लिए, गुड इवनिंग। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं, कैसे हो सभी भाई, बढ़िया हो? चलिए गुड इवनिंग जल्दी से कर दिया करो बिना देरी किए, ठीक है। देरी करोगे अपना नुकसान करोगे, ओके। ऑल हिंदी बोर्ड्स के लिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज को भी नोट कर लो। नॉट फॉर ओनली UP, बिहार, MP, सभी हिंदी बोर्ड्स, ठीक है। हो सकता है कहीं पेपर जल्दी हो, कहीं बाद में हो, ये तो चल सकता है भाई, ठीक है। ये तो चलता है, चलता रहेगा, ओके। चलिए स्टार्ट करें भाई। फिर अब बच्चे बहुत कम है यार, मज़ा नहीं आता इतने कम बच्चों में। फिर आप कहते हो सर रेगुलर क्लास नहीं देते हो, सर ये वो। ब्लेम आप लोग हमें करते हो, खुद को आप लोग देखते नहीं हो, गलत बात है ना। चलिए कैसे हो सभी, बढ़िया हो? स्टार्ट करें भाई फिर हम। चलिए आज इतनी क्वांटिटी में ही हम एडजस्ट कर रहे हैं, कल से एडजस्ट नहीं करेंगे, ओके। अब आपको इतना इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग लेकर आ गए, PYP भाई, फिर भी इतने कम बच्चे लाइव। आई कांट बिलीव, यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग वास्तव में इंटर में उस टाइम। चलिए यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं क्वेश्चन दूसरा यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है।
आप सभी को पता है सबसे पहले हमसे ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, तो आंसर 1 ये क्या रहेंगे आपके बच्चों? ऑब्जेक्टिव। क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, शायद सभी को पता होंगे, जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया। अब का वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं करेक्शन के साथ उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ठीक है, विद करेक्शन लिख रहा हूँ कि इसमें आखिर है क्या। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस में, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस में, किसमें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या, कुल संख्या 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर उसने 2 नहीं बोला था, 2 परमाणु कुल संख्या रहती है। ठीक है, क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा घुमा दिया है, कुल संख्या 2 होती है। अगर आपने सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर थोड़ा बहुत गलती से पढ़ रखा है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। मैं वहाँ पर 1 2 3 करके दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो मेरे को कोई परेशानी नहीं। 1 2 3 एंड 4 ऑप्शन है आपके पास। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका FCC, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको हम क्या कहते हैं? FCC, FCC। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपकी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, जिसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड कोष्ठिका BCC। एंड आध्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या है आपकी? आध्य घनीय एकक कोष्ठिका या आध्य केंद्रित, आध्य लिखो सरल या आध्य घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। SCC है SC, सिंपल क्यूबिक। एंड उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो बच्चे जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर जल्दी से कर दो। जिन्होंने लाइक एंड शेयर नहीं किया है, बहुत कम बच्चे लाइव हैं, अभी 200 प्लस टच नहीं किया, जल्दी से बताइए इनमें से किस में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। देखो आपने गलती से अगर थोड़ा बहुत ये पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। अगर मैं SCC की बात करूं तो आप इजीली बता सकते हो, 8 × 1/8 1 होता है, सभी को पता है। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, 8 × 1/8 1 आता है SCC में। अगर मैं BCC की बात करूंगा तो 1 तो ये रहेगा, काटपीट करने के बाद इसमें 1 और रहता है, तो इसमें 2 रहती है। FCC में 4 हो जाती है। अगर आपको पता है, कितने बच्चों को पता था और कितनों को नहीं पता था, मेरे को जल्दी से बता दो, क्योंकि देखो ये सारी चीजें वो हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, SCC में 1, इसमें 2 और FCC की बात करता तो 4। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, दिल पे मत लो, होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये है, क्योंकि उसने पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा जिसमें कुल परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है, तो वो हमारा BCC है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है। शायद ज्यादातर बच्चों ने आंसर कमेंट कर दिया है। क्लियर बेटा सभी को? पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, सभी को क्लियर है? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को भी मिलेंगे, इस चीज को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्या है? एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल। चलिए मैं इसको पहले पहले पढ़ लूं न्यूमेरिकल में उसने क्या बोला। 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला है या विलीन है, विलियन की मोलरता क्या है? न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, विलियन वाले चैप्टर का। सभी ने विलियन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। का सभी का हो गया, मेरे को भरोसा है आप लोगों के ऊपर, कर लिया होगा सभी ने। जिन्होंने नहीं किया मैंने आपको करा दिया और रीजन भी बता दिया कि क्यों होगी। SCC की बात 8 × 1/8 1 हो गया। आगे की बात करोगे 8 × 1/8 1 + 1 हमारे एक केंद्र में होता ही है, 2 हो गया। 4 की बात करोगे तो 8 × 1/8 1 वो रहता है और 6 × 1/2 वो रहता है, तो 3 और 1 4 वो हो गया। बहुत सिंपल सी चीज है। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से बताओ।
सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, जल्दी से लाइक भी कर दो, सब भी लाइक एंड शेयर जल्दी से कर दो। देखो सवाल में कुछ नहीं है बच्चों, इसने बोला क्या है, 400 मिली विलियन में, ये विलियन का आयतन आपको दे रखा है, 7 ग्राम NaOH। तो NaOH का भार, NaOH का भार कितना दे रखा आपको, 7 ग्राम। अगर मैं NaOH के अणुभार की बात करूंगा तो NaOH का अणुभार, Na का परमाणु भार सभी को पता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सभी को ऐड करोगे तो आपका 40 बन जाएगा। विलियन का आयतन आप सभी को पता है, हमें लीटर में यूज करना पड़ता है, सभी बच्चे जानते हो। विलियन का आयतन कितना दे रखा आपको, 400 ml दे रखा है। मुझे किस में चाहिए, लीटर में। मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 400/1000। अब हमारे वैल्यू लीटर में चेंज हो गया। देखो मोलरता वाला फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, जितने भी बच्चे हमारे लाइव हैं, मोलरता सभी ने पढ़ रखा है। बताइए सभी ने पढ़ा या नहीं, क्या होता है, विलियन की मोलरता बराबर क्या होता है, विलिय का भार बटे विलिय का अणुभार बटे विलियन का आयतन लीटर में, सभी ने पढ़ा है। यहाँ पर किसके भार की बात हो रही है, NaOH, तो NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार बटा विलियन का आयतन लीटर में। बताइए बच्चों, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ या नहीं, लिखा जा सकता है भाई। विलियन का आयतन हमारा किस में होना चाहिए, यहाँ पर लीटर में। अब देखो NaOH का भार आपको बेटा 7 दे रखा है, अणुभार आपने 40 निकाल लिया, और आयतन आप लोग देखे थे 400/1000 था, 400/1000। तो पहले का चौथे से मल्टीपल होता है तो 7 गुणा 1000 बटे दूसरे का तीसरे से होता है तो 40 गुणा 400। 1 2 3 1 2 3, ऊपर कितना रह गया 7 और 4 चौके 16। अब 16 से हमको 7 को डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड किसको करना है, 7 को। 0.16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 4 टाइम्स 6 0, 16 तिया 48, 1 2 0, और 16 का पहाड़ा पढ़ लेना भाई, 16 चौके 64, 28 7 बार जाएगा तो 0.44 आई थिंक इसका आंसर आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 0.437 राइट, ये वाला आपका राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है उन बच्चों का आंसर एकदम सही है। खा का फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने भी बता रखा है, बताइए कितने बच्चों का आंसर आपका यही आया, 0.437 मोल प्रति लीटर, यही आएगा हमारा। देख लो, काट लो भाई, यही आने वाला 0.437। कितना आएगा, 0.437 मोल प्रति लीटर। बताइए सभी बच्चों का आंसर यही आया या नहीं, सभी बच्चे कमेंट कर दिया करो अगर आंसर आया करे तो। आ गया भाई सभी का। ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड। जो भी बच्चे फालतू कमेंट कर रहे हैं, देखो मॉडरेटर अब हमारे चैनल पर जितने भी थे हमने उनको हटा दिया है, तो कोई भी बच्चा फालतू कमेंट ना करे। 1 महीना बचा हुआ है, अगर 1 महीने भी पढ़ नहीं सकते हो तो बेटा आप लोगों से ज़्यादा शायद ही गया गुजरा इंसान कोई होगा। अपने माँ बाप की तरफ थोड़ा सोच लो, कैसे कैसे पैसा अरेंज करके तुमको पढ़ाते हैं और फालतू कमेंट करने से लगे हुए हो। अरे पढ़ लो गधो, पढ़ लो, नहीं तो बोर्ड के क्या बोलो यार, एग्जाम सर के ऊपर हैं, बोर्ड तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है, ये मान के चलिए। अब भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ने वाले हो, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अंडरस्टैंड, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आगे तुम लोग समझदार हो, गधे नहीं हो, ठीक है। भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि तुमको दे रखी है। जितने लाइव हो जल्दी से लाइक और शेयर जल्दी से कर दिया करो बिना देरी किए। क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने कर भी लिया होगा इसको। क्लियर यहाँ तक सभी को, यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से बता दो जहां तक क्लियर है हमको सर। क्लियर है बच्चों, चलिए तो यहां तक हमारे 2 क्वेश्चंस का और खा खत्म हो चुके हैं। ग की बात करते हैं तो इसने बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। ग में क्या बोला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो जो बच्चे हमारे थोड़े बहुत समझदार हैं, जिन्होंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला पढ़ा है, K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये समीकरण होता है। अगर हम इसके वेग स्थिरांक की इकाई की बात करें तो ये इसके
टी और के एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। के का यूनिट सभी जानते हो, सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है। अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो के का मात्रक आपका क्या बन जाएगा? अगर मैं सेकंड को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का यूनिट है, आप लोगों को याद रखना है। और वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है उसको कहते हैं हम क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसमें एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, आभासीय एक अणु का अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और एक यहां पर बनता है आभासीय एक अणु का अभिक्रिया। बताइए कितने बच्चे जानते हो इसके बारे में? आभासीय एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स वाली मेरी रिकॉर्डेड क्लास देख रखी है तो आप आसानी से इसका आंसर कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं देख रखी है तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता तो 2 होती है लेकिन कोटि 1 होती है, आणविकता 2 होती है लेकिन कोटि 1 होती है, उसको कहा जाता है आभासीय एकाणुक अभिक्रिया। छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है? देख लीजिए यहां तक क्लियर है तो सभी को, जितने बच्चे लाइव हो बताइए। अगर ये क्वेश्चन आएगा सभी कर पाओगे बच्चा बाड़ी? जल्दी से देखो 300 प्लस लाइव आओ यार जल्दी से, तभी मजा आएगा सेशन में। जल्दी से शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ। अब ऐसी क्लासेस में 300 प्लस नहीं रहोगे तो कैसी क्लासेस में रहोगे कि 5 क्वेश्चन तैयार कर लो यही बोर्ड में आएंगे, या 2 क्वेश्चन पढ़ लो यही आएंगे, या 1 न्यूमेरिकल तैयार कर लो यही बोर्ड में आएगा। आप लोग उनसे खुश रहते हो मुझे पता है, राइट बच्चा बाड़ी? इसका आंसर सभी ने लगा लोगे भाई? तो जो हमारा ग वाला है इसका राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड इनवर्स, ठीक है? घ है जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। कौन बनाता है? बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट या फिर एथेनोइक अम्ल। कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट करेंगे? जल्दी से बताओ। चलिए मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, जो बच्चे हमारे नए हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल अपघटन पर, चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लूं, ठीक है? क्या बोला इसने? घ में कह रहा है जल अपघटन पर, जल अपघटन पर बेंजेमाइड, बेंजेमाइड बनाता है। कौन बनाता है बेंजेमाइड? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। नंबर 1 बेंजल्डिहाइड, नंबर 2, हाँ नंबर 2 दे रखा है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। नंबर 3 आपको दे रखा है इसने एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट। एंड फोर्थ बार ऑप्शन दे रखा आपको इसने एथेनोइक अम्ल। जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर आपको पता है तो कमेंट करना, तुक्का मत लगाना। तुक्का लगाओगे, चलो यहाँ पर लगा लो चल जाएगा भाई, यहाँ तुक्का लगा लोगे चल जाएगा, बट बोर्ड में तुक्का मत लगाना भाई, ठीक है? यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लूँगा भाई। प्रांजलि पांडे, चलिए ये तो सेम क्वेश्चन है मेरे एग्जाम का, कोई नहीं। प्रांजलि पांडे हो सकता आए हुए हो आपके बोर्ड में, मतलब आपके पेपर में आपके टीचर ने सेम एक सेट उठा के दे दिया हो, पॉसिबल है भाई, ठीक है? जल्दी से बताओ जल अपघटन पर बेंजेमाइड क्या बनाएगा? ऑप्शंस आपके पास हैं सारे के सारे, कमेंट करो जल्दी से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आई थिंक मेरे को भरोसा है आप लोग इसको कर सकते हो। चौथे का ए बेंजल्डिहाइड, रूही का ए है, मुकीम पाशा का ए है, विनय कुमार का भी ए है। ज्यादातर बच्चे भाई ए बता रहे हो, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनेगा। कंफर्म हो? लॉक कर दें? बताइए लॉक कर दिया जाए बेंजल्डिहाइड पर? ए ए ए ए ए ज्यादातर बच्चे बेंजल्डिहाइड 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 बता रहे हैं। चलिए अब देखते हैं भाई सॉल्यूशन के बाद कि आपका आंसर सही है या गलत है। वो तो हम सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा। आप लोग बेंजल्डिहाइड बता रहे हो बट हम आपके क्वेश्चन से, आंसर से सहमत नहीं हैं। हमारे अकॉर्डिंग लग रहा है कि आपका आंसर गलत है। अब क्यों गलत है जल्दी से बताओ। मैंने बोला बेंजेमाइड, CONH2। अब इसका क्या कराना है हमें, जल्दी से बताओ। इसका क्या कराना है? जल अपघटन। क्या कराना है बच्चों?
जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया, प्लस HOH। अब बताइए आपके अकॉर्डिंग सही है या गलत है? आप लोग जो बता रहे हो वो सही है या गलत है? अब बताइए। अभी देख लीजिए सामने स्क्रीन पर मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। क्या अब भी बेंजोल्डिहाइड पर टिके हुए हो, या फिर अपना जो आंसर है उसे चेंज करना चाहते हो? फोन ऑफ मतलब कॉल ऑफ फोन कर सकते हो, अपने दोस्त से पूछ सकते हो, कोई नहीं चलेगा, जिसको थोड़ा बहुत आता हो कोई नहीं चलेगा। जल्दी से बताओ सभी बच्चे। अगर कर सकते हो तो बता दीजिए, नहीं कर सकते हो तो चलेगा, बट कोशिश तो करो भाई। कोशिश करोगे हो जाएगा, कोशिश नहीं करोगे नहीं होने वाला। ओके चलिए, कॉल ऑफ फ्रेंड कर लिया। चलिए अब भी भाई कुछ बच्चे हमारे बेंजोल्डिहाइड पर टिके हुए हैं, बट यार देखो कुछ नहीं है। NH2 के साथ H को चिपका दो, NH3 हो गया, और इस OH को NH2 की जगह पर चिपका दो। अब बताओ क्या बना? CO पहले से था, OH आपने और लगा दिया। अब ये बेंजोइक एसिड है भाई, बेंजोइक अम्ल है, बेंजोल्डिहाइड नहीं है। तो आई थिंक सभी का गलत है, ये अमोनिया बन गया। अब बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आप लोग गलत बता रहे हो, कैसे काम चलेगा? ऐसे काम चल जाएगा भाई? जल्दी से बताओ, गलत है ना सभी का? बताइए, गजब बेइज्जती है यार, इतना गंदा आंसर। मोटिवेशन विद मी, देखो मेरे को जो कमेंट देखे जाता है मैं उसका नाम ले लेता हूँ भाई। मेरी तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, सभी का लूंगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। ओके जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। देखो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल मेरे को कम से कम 500 प्लस बच्चे लाइव चाहिए, 500 प्लस लाइव सेशन में चाहिए। अब अपने एक एक दोस्त को भी शेयर करोगे ना, 250 बच्चे लाइव हैं लगभग होने वाले हैं, एक को भी शेयर करोगे तो भी 500 प्लस पहुंच जाएंगे। तो टारगेट कल छोटा सा है, तभी स्टार्ट होएगा PYP जब 500 प्लस लाइव मुझे देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चा बाड़ी? घातक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है अड़ा? इसमें कह रहा है RNH2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्लस CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH इज गिवेन यू। जो भी बनेगा, अभिक्रिया क्या कहलाती है? इस अभिक्रिया का नाम क्या है? अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। अब ऑप्शंस आपको यहां पर दे रखे हैं, ए नहीं, ABCD में 1 2 3 4 5 करूंगा, 1 2 3 4। और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लो, जो भी बच्चे नए आ रहे हैं। 2023 में 90 प्लस फोड़ना है, PYP के बिना नहीं होने वाला, आप लोग जानते हो। ऑप्शंस हैं गाटरमैन कोक, ये गाटर हमारा कोटर हो गया अरे भाई मिट जाए यार। गाटरमैन कोक अभिक्रिया, इस क्रिया का नाम पूछा है, जल्दी से कमेंट करो अगर आपको पता है तो। सेकंड ऑप्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। थर्ड है आपका हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। एंड नेक्स्ट है आपका श्मिट अभिक्रिया। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग कौन सा है? जल्दी से जितने बच्चे लाइव हो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो। कार्बिल एमीन पर लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बताओ जितने बच्चे लाइव हो, कार्बिल एमीन को लॉक कर दें या फिर गाटरमैन कोक को? आप सभी की क्या राय है भाई? जल्दी से बताओ सभी बच्चे। मजा आ रहा होगा पढ़ने में भाई, टेंशन ना लो, मजा आएगा। चलिए मुकीम पाशा कार्बिल, भाई ज्यादातर बच्चे कार्बिल एमीन चिल्ला रहे हैं। अब वो हम लोग देखेंगे कि आपका सही है या गलत है, ठीक है? जल्दी से लाइक कर दो यार, जल्दी से 300 प्लस लाइक सभी बच्चे जल्दी से कर दिया करो। कल टारगेट याद रखना 500 प्लस का, ओके? चलिए तो हमारे ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सर कार्बिल एमीन अभिक्रिया सही है। चलिए मैं भी आपसे संतुष्ट हूं, मैं भी आपसे सहमत हूं, आपका सही है तो मतलब सही है भाई यही, ठीक है? ये जो अभिक्रिया है ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया ही कहलाती है। यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है R सिंगल बॉन्ड NC, ओके? इसको क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ओके बच्चा बाड़ी? गाटरमैन कोक नहीं है, हॉफमैन नहीं है, स्मिट अभिक्रिया भी नहीं है। तो अड़ा का जो बच्चे सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं उनका आंसर एकदम राइट है, उनका आंसर एकदम सही है। आप लोग यहां पर सही है, इस वाले क्वेश्चन को सभी ने सही किया भाई। चलिए ये देखकर मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी करके बैठे हो। चलो
गलती से कर ले तो अच्छी बात है। चलिए अड़ा के बाद चा क्वेश्चन, ये आपका जैवअणु वाले चैप्टर से पूछा गया है। आरएनए में उपस्थित क्षारक हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म होती है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, सभी को पता होगा। आरएनए में उपस्थित क्षारक कौन कौन से क्षारक होते हैं, उपस्थित क्षारक हैं। ये तो आपने 10th में भी आपने पढ़ा होगा, बायो में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। 1 2 3 और 4 ऑप्शन है आपके पास, एडेनिन ग्वानिन, मैं वैसे करके लिख दे रहा हूं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल। नेक्स्ट है साइटोसिन थाइमिन एडेनिन यूरेसिल। नेक्स्ट है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ आरएनए में जो क्षारक उपस्थित होते हैं वो कौन सा सही है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल, साइटोसिन थाइमिन एडेनिन यूरेसिल, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल। जल्दी से बताओ, आरएनए की फुल फॉर्म सभी को पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, डीएनए की डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। नहीं पता है तो इसका मतलब आप लोग बहुत पीछे हो भाई, तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हो, गलत बात है भाई। तैयारी चालू कर दो, टाइम नहीं बचा हुआ है अब। जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्या राइट है भाई इसका आंसर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे दोस्त। ओके चलिए, जो भी बच्चे इसका आंसर भाई चौथा वाला बता रहे हो, जिन बच्चों ने भी इसका आंसर 4th वाला बताया है, उनका आंसर एकदम सही है। आप लोग एकदम सही हो भाई, ये वाला सही है। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल आरएनए में होते हैं, और ये वाला जो ऊपर वाला देख रहे हो ना, ये होता है डीएनए में। ये चारों क्षारक जो होते हैं ये डीएनए में होते हैं। बस अंतर दोनों में क्या है कि यहां पर थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल होता है, या फिर मैं कह दूं आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। बस इतना सा अंतर है, अदरवाइज सिमिलर है। डीएनए और आरएनए में अंतर देख लीजिए, ये चारों क्षारक होते हैं। ये थे हमारे 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं दिमाग में फीड हो गए। जो बच्चे नए आए हैं एक बार देख लो भाई जल्दी से, हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया। जो बच्चे नए आए हैं देखो, यहां से हम लोगों ने आज स्टार्ट किया बच्चा। आज हम लोग पीवाईपी केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं 2022 का। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसका आंसर मैंने आपको बताया। दूसरा हमसे एक प्यारा सा छोटा सा सॉल्यूशन वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल पूछा गया, जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट कर दिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई वो मैंने आपको बता दी। जल अपघटन पर बेंजीमाइट क्या बनाता है वो भी मैंने आपको बता दिया भाई, बेंजोइक अम्ल बताता है, विद रीजन बताया है। RNH2 प्लस CaCl3 प्लस एल्कोहलिक QH, इस अभिक्रिया का नाम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये कार्बिल एमिन अभिक्रिया है। और जो हमारा नेक्स्ट था वो लास्ट क्या था बच्चा बाड़ी, कि आरएनए में जो उपस्थित क्षारक होते हैं वो कौन कौन से हैं। आरएनए में उपस्थित क्षारक हमसे पूछे गए थे, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से बोल दो यस सर, यहां तक क्लियर है। ऑल ओके बच्चा बाड़ी, जल्दी से बता दिया करो बिना देरी किए, इतना टाइम नहीं होता है, आपको पता है। क्लियर बच्चा बाड़ी, आगे बढ़े अब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। एक प्यारा सा न्यूमेरिकल मेरे को दिख रहा है, सुंदर सा छोटा सा, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, एक सिल्वर सीसीपी जालक है, ठीक है, सिल्वर सीसीपी जालक है, सीसीपी जालक बना रहा है वो। अब आगे क्या कहा, और इसके क्रिस्टलों के एक्स किरण अध्ययन द्वारा हमें पता चला कि इसकी एकक कुष्ठिका के कोर की जो लंबाई है वो इतनी पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की हमें गणना करनी है, परमाणु का द्रव्यमान आपको इतना दे रखा है। अब इसको कितने बच्चे कर सकते हो, इसको देखिए जरा, सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर का है। कर सकते हो तो ट्राई करिए, नहीं कर सकते तो कोई नहीं चलेगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जितने बच्चे लाए वो मेरे को जल्दी से कमेंट करो, आप लोग इसको कर पाओगे या नहीं। कर सकते हो तो ट्राई करो, नहीं कर सकते हो तो कोई नहीं, मैं करा दूंगा, टेंशन मत, ठीक है। सीसीपी जालक में देखो सीसीपी जालक है, उसमें सिल्वर की वो बात कर रहा है। तो सीसीपी जालक में अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रखा है नहीं पढ़ा चलिए कोई नहीं, मैं बता दूंगा, टेंशन। पहले आप लोग बताइए कर सकते हो नहीं कर सकते हो, जल्दी से बताओ। नहीं कर सकते हो चलेगा यार। सीसीपी जालक में
प्रति परमाणुओं की संख्या, प्रति का कोष्टिका में परमाणु की संख्या आप लिख सकते हो। सिल्वर की वो बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सिल्वर की। प्रति एकक कोष्टिका में, प्रति एकक कोष्टिका, सभी ने पढ़ा होगा प्रति एकक कोष्टिका, या नहीं पढ़ा, जल्दी से बताओ, पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा है नहीं पढ़ा, कमेंट कर दिया और यस और नो। प्रति एकक कोष्टिका में चांदी के परमाणु की संख्या लिखिए भाई, जेड दे रखा आपको, ये नहीं रखा है, आपको यूज करना है। परमाणु की संख्या, एससीसी बीसीसी एफसीसी पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो अलग बात। परमाणुओं की संख्या, ये कैपिटल जेड आपको कितना दे रखा है इसने, सबसे पहले 4 प्रति परमाणु की संख्या आपने पढ़ा होगा। प्रति का क्वेश्चन परमाणु संख्या 4 किस में होती है भाई, एफसीसी, नहीं पढ़ा, गलत बात है, पढ़ लिया अगर थोड़ा मेहनत कर लो, इसलिए बार बार आपसे बोलता हूँ, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर सोच रहे हो कि बिना मेहनत के सर सब कुछ हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। आगे इसने क्या कहा देखिए जरा भाई, आगे इसने बोला इसके क्रिस्टलों के एक्सट्रेड विवर्तन द्वारा इसके का कोष्टिका के कोर की लंबाई, ए आपको कितना दे रखा है, 408.6 पिकोमीटर। अब इसको किस में चेंज करना है, मीटर में, तो 408.6 गुणा 10⁻⁻12 मीटर। सिल्वर के घनत्व की हमें गणना करनी है, इसकी गणना करनी है सिल्वर के घनत्व की। परमाणु द्रव्यमान एम आपको इसने दे रखा है भाई 107.9, ये क्या दे रखा है जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो, ये ग्राम प्रति मोल दे रखा है। अगर आपको नहीं पता है क्या दे रखा है, ये ग्राम प्रति मोल, और हमको भाई यहाँ पर सारी चीजें किस में चाहिए, एमकेएस सिस्टम में, ग्राम सीजीएस में होता है, तो चेंज कर दो भाई, 107.9 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मोल। यहाँ पर एक चीज हम और यूज करते हैं, अगर आपने आवागाद्रो संख्या के बारे में सुना हो, कितने बच्चे आवागाद्रो संख्या के बारे में जानते हैं, मेरे को जल्दी से बता दो, जितने बच्चों को भी पता है, अगर पता है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता कोई नहीं चलेगा। कितने बच्चे आवागाद्रो संख्या के बारे में जानते हैं, जल्दी से बताओ। 6.022 गुणा 10⁻22 प्रति मोल होता है, ठीक है, आवागाद्रो संख्या, ये वैल्यू फिक्स है, इस चीज को आप लोग याद रखें, ठीक है ना। कितने बच्चे इसके बारे में जानते थे, सॉरी पावर 23, 6.022 गुणा 10⁻23, कितने बच्चे इसके बारे में जानते थे, जितने बच्चे लाए वो जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को पता था आवागाद्रो संख्या के बारे में, पता था तो बता दो, नहीं पता तो कोई नहीं चलेगा यार, बट ये वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती, आप लोगों को अपने दिमाग में फीड कर लेनी है। क्या ज्ञात करना है बच्चा पार्टी, हमें जल्दी से बताओ, एजी का घनत्व, क्या ज्ञात करना है, एजी का घनत्व, तो रो हमको निकालना है, रो के लिए फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम बटे ए क्यू इंटू एन ए, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फीड कर लो, सारी वैल्यू आपके पास हैं, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। जेड कितना दे रखा है, जल्दी से बताओ, जेड कहाँ है, ये रहा 4, एम कहाँ है 107.9 गुणा 10⁻³ ए कितना दे रखा है 408.6 गुणा 10⁻12 का क्यूब, ओके, गुणा एन ए ये रहा 6.022 गुणा 10⁻23। अब आपको आगे क्या करना है बच्चों, आगे आपको कैलकुलेशन करनी है जो बड़ी भयंकर सी आपको दिख रही होगी, इसे देखकर बड़ा डर लग रहा होगा सर कैसे हो, देखो इंटर में पढ़ रहे हो, अगर ऐसी कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाते हो भाई तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। बताइए ऐसी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो यार, इट्स नॉट वेरी टिपिकल, इट्स वेरी इजी, इफ यू विल ट्राई यू कैन डू, मेरे को भरोसा है अगर आप लोग कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। कैलकुलेशन बची है मल्टीपल करना, पावर्स को इधर उधर करना, सभी जानते होंगे, इंटर में हो यार, बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन कर लोगे इसकी या नहीं कर पाओगे बताइए, अगर ऐसा हो कि कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अरे विकी गुप्ता पहले जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो, ठीक है, ये ना पढ़ाएं ये बताओ, अपना दिमाग थोड़ा कम चलाया करो, जो चीज़ चल रही है पहले उन पर फोकस कर लो, अंडरस्टैंड, कोशिश करना हो जाएगा, अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने लाइव हो जल्दी से पहले लाइक करो और शेयर करो, जल्दी से करो बिना देरी के। विक्की गुप्ता तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है भाई, तुम कहीं और ट्राई करो, ठीक है, एक ही कमेंट फालतू में करे जा रहे हो भाई। चलिए भाई देख लीजिए आगे, इसको कर लेना, सभी कर सकते हो सभी, चलिए कर लेना सभी, ठीक है, मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ।
आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, हाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को, कुछ बच्चों को ना दिख रहा हो। ख वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान से समझना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? और आगे हमसे कह रहा है विलेय के वाष्प दाब एवं विलेय के वाष्प दाब एवं मूल प्रभाज के विलेय के वाष्प दाब में आपेक्षिक, यहाँ पर थोड़ा सा इसने मिस्टेक कर दिया, विलेय के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन व मोल प्रभाज के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। मोल प्रभाज के बीच, पढ़ा चुका हूं सभी के लिए, मोल प्रभाज के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। बताइए इसको कितने बच्चे कर सकते हो? बहुत आसान है। इफ यू विल ट्राई यू कैन डू। जल्दी से बताओ सामने जो क्वेश्चन है इसको कितने बच्चे कर सकते हैं? करोगे तो बहुत आसान है, नहीं करोगे तो बहुत टिपिकल है। सीधी सी बात, नो बकवास। आंसर जल्दी से बताओ भाई, इसको कितने बच्चे कर सकते हो सामने जो है? जल्दी से बताओ, बहुत आसान है यार। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको क्या लिखोगे? किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन जो कि आपका क्या होता है? P माइनस पी एस। वाष्प दाब में अवनमन, देखो अगर कोई हमारे पास विलायक है, अगर हम उसमें कोई अवाष्पशील या फिर कोई विद्युत अनपघट्य मिला देते हैं तो क्या होता है? वाष्प दाब में कमी हो जाती है, इसको वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। अब अगर हम वाष्प दाब में अवनमन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? P में से PS को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो हम जब विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई है। तो वाष्प दाब में किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन जो कि हम P माइनस पी एस करेंगे। ये क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताओ ये क्लियर है? आगे कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तथा विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के वाष्प दाब जो कि P होता है, P के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। और जिन बच्चों ने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर कोई हमारे पास विलायक है और अगर हम उसमें कोई अवाष्पशील या कोई विद्युत अनपघट्य मिला देते हैं तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। ये जो कमी हो रही है इसी को वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। अब हमने क्या बोला, अगर हम वाष्प दाब में अवनमन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो विलायक है उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। अब जो विलयन बन गया भाई उसका वाष्प दाब कम होने वाला है। तो वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, तो विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटाओगे तो वो कमी आपको पता चल जाएगी। तथा विलायक का वाष्प दाब P है, इसी के रेशियो को कहा जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये समझनी है। फिर उसने आगे क्या बोला, विलय के वाष्प दाब के, विलयन हो जाएगा, ठीक है, विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन व मोल प्रभाज के बीच। तो आपने अगर राउल्ट का नियम पढ़ा हुआ है, अगर आप सभी ने राउल्ट का नियम पढ़ा हुआ है तो वहां पर मैं आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो बच्चे रेगुलर हैं, जो बच्चे हमारे साथ अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, वो आसानी से इसको जानते होंगे। बताइए, पता है सभी को? जहां n क्या है? n है विलय के मोलों की संख्या। ये आपको बताना पड़ेगा बोर्ड पे, विलय के मोलों की संख्या। और कैपिटल N आपका क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। कैपिटल N आपका क्या है? विलायक के मोलों की संख्या।
अगर यहाँ पर ये बोल देना राउल्ट का नियम लिखे तो वो भी यही है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है, और ये सूत्र लिख देते राउल्ट का नियम खत्म। हो सकता है राउल्ट का नियम आपके बोर्ड में आ जाए भाई, कैसे लिखोगे, जो मैंने आपको बताया है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है। इज दैट क्लियर बच्चा बॉडी? यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दीजिए जितने बच्चे लाइव हो, करके आओगे ना बोर्ड में इसको। यहां तक क्लियर है? सभी ने पढ़ा होगा। देखो जो बच्चे थोड़ा वो तैयारी कर रहे हैं भाई, कंप्यूटर लॉजिस्ट जो भी हो, एक ही कमेंट बेटा बार बार ना करो। जब मैं कमेंट्स आपको देखूंगा तो देखो निशा सिद्दीकी ये रेगुलर तभी रहेगा कल से, अगर सेशंस में बेटा 500 प्लस लाइव रहते हैं ना बच्चे, तभी हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। देखो हमको भी इसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, आप लोग भी थोड़े से समझदार हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पर फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट हम लोग पीवाईपी लेके जा रहे हैं आप सभी के लिए, रेगुलर बेसिस पर चाहते हो तो ज़्यादा नहीं, अगर आप अपने एक एक दोस्त को भी लेके आओगे ना तो भी 500 प्लस लाइव हो जाएंगे। कल से मैं जो टारगेट है ना 500 प्लस का रख रहा हूँ, 500 प्लस मुझे बच्चे लाइव चाहिए। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो फिर हम ये सीरीज डिसकंटिन्यू रखेंगे। ओके अयान खान बेटा दोपहर में नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। पहले तो सभी बच्चे जितने भी लाइव हो 300 प्लस लाइक्स करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कर दिया करो। लाइक करने में भी कंजूसी करते हो, बताइए कैसे काम चलेगा? जितने लाइव हो जल्दी से 300 प्लस लाइक्स जल्दी से कर दो, जल्दी से डू फास्ट, बिना देरी किए, बिना देरी किए 300 प्लस लाइक्स करो पहले जल्दी से। कर दिया ना? नहीं किया? अरे कर दिया करो यार। ठीक है बच्चे बड़े आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा है, उसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। मैंने शायद लिखा हो उसको, हाँ ठीक है यही वाला है, दूसरे का ग। अभी हमने खा डिस्कस किया ना, ये ग ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा टाइम लगता है, कुछ नहीं बहुत आसान है। देखो अगर आपने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है तो वहाँ पर दो कंडीशंस रहती हैं कि जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रखना है और जो विलयन की सांद्रता है 1 मोलर होनी चाहिए। यहाँ पर उसने थोड़ा सा अलग कर दिया, मानक इलेक्ट्रोड विभव ना पूछकर उसने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पूछ लिया। अब उसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ये क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर हम इसको 1 मोलर सांद्रण वाले 1 मोलर सांद्रण वाले हाइड्रोजन आयन विलियन मतलब 1 मोलर HCl, भाई 1 मोलर HCl किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर हम 1 मोलर सांद्रण वाले, जो कि विलियन हमने बनाया किस में, कैसे बनाया, 1 मोलर HCl का विलियन है जिसकी सांद्रता 1 मोलर है, 1 मोलर HCl का विलयन बना हुआ है, उसमें हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डुबो दिया, मान के चलिए यार, ऐसे करके समझ लीजिए। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी सांद्रता है 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl का ये सॉल्यूशन हमारे पास बना हुआ है। इसमें हमने क्या किया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसमें डुबो दिया। क्या डुबो दिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसमें हमने डुबो दिया। इस विलयन में एक वायुमंडल दाब पर, ये प्रेशर याद रखना कितना है, एक वायुमंडल दाब है, एक वायुमंडल दाब पर हम इसमें क्या करेंगे, शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनम की सतह पर, किसकी सतह पर, प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस विलयन में, ये जो सॉल्यूशन आपके पास दिख रहा है, इस विलयन में एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा इसमें प्रवाहित करेंगे। तो उसकी जो कुछ मात्रा है, हाइड्रोजन गैस की जो कुछ मात्रा है वो प्लेटिनम, ये जो इलेक्ट्रोड ले रही हो ये किसका बना हुआ है, पीटी का, प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित ऐसे करके एब्जॉर्ब हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी, हो गई, किसकी सतह पर, प्लेटिनम की सतह पर। ये जो इलेक्ट्रोड आप लोग ले रहे हो ये प्लेटिनम का बना हुआ है, सतह पर अधिशोषित हो जाती है तथा शेष अम्ल के मोलर विलयन में जो बची हुई हाइड्रोजन गैस होगी वो इस HCl विलयन में अधिशोषित या फिर अवशोषित या फिर विलीन हो जाएगी, में विलीन हो जाती है। इस कारण प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित H2 गैस, इस पर क्या है, H2 गैस थोड़ी सी अधिशोषित हुई है पीटी पर, और विलयन में भी आपकी हाइड्रोजन गैस है तथा विलयन में विद्यमान H प्लस आयनों के मध्य एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। क्या स्थापित हो जाती है, साम्य अवस्था। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिए, H2 हमारे पास क्या है, गैस है, ये किस किस में टूटेगा, 2H प्लस जो कि जलीय विलयन में घुल जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। देख लीजिए बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ, कोई टिपिकल चीज नहीं है कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये जो हाइड्रोजन गैस थी थोड़ी बहुत, ये कहाँ पर अवशोषित अधिशोषित हो रही है, पीटी पर, कहाँ पर हो रही है, प्लेटिनम हमने जो इलेक्ट्रोड ले रखा है वहां पर आपकी अधिशोषित हो रही है, ठीक है। और जो H प्लस आयन है, जो AQ है, AQ का मतलब जानते हो ना, एक्यूएस जलीय, मतलब जल में घुले हुए हैं, ये आपको कहाँ से मिले, HCl से,
ये आपको कहाँ से मिले, H+ आपको कहाँ से मिला भाई, HCl तो मिला या नहीं मिला, जल्दी से बताओ। अब इसकी जो सांद्रता है वो कितनी है, 1 मोलर है, और जो प्रेशर हम लोगों ने रखा था इधर साइड वो कितना था, 1 वायुमंडल था। अब छोटी सी चीज है, प्लेटिनम पर जो H2 है और विलियन में जो H+ आयन है, इनके मध्य जो साम्य अवस्था स्थापित होगी उसी को नाम दिया गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। जैसे वहां पर करते थे ना हम लोग, वहां पर भी सेम कंडीशन रहती थी कि धातु और विलियन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वहां पर कंडीशन रहती थी, वहां पर विलियन की सांद्रता आपकी 1 मोलर रहती थी, जो कि यहां पर भी है, और वहां पर जो टेम्परेचर रहता था वो 25 डिग्री सेल्सियस रहता था। यहां पर हमने प्रेशर कर दिया है 1 वायुमंडल। अदरवाइज कोई भी चेंजेस आपको यहां पर देखने को नहीं मिल रहे होंगे। ओके, देख लीजिए भाई, ये जो इलेक्ट्रोड है इसी को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, जो मैंने आपको सारी चीज बता दी। अगर आप ये लिख के आते हो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। था कुछ नहीं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि पीटी का बना हुआ, फॉर एग्जांपल इसको हमने 1 मोलर सांद्रण वाले किसी विलियन में डुबो दिया, जो कि 1 मोलर HCl मान के चलिए उससे बना हुआ है। अब इस विलियन में क्या हुआ, 1 वायुमंडल दाब पर हमने शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्रवाहित की, और उसमें कुछ मात्रा में से क्या हुआ, प्लेटिनम की सतह पर थोड़ी बहुत मात्रा अधिशोषित होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और शेष जो मात्रा थी हाइड्रोजन गैस की वो उस अम्लीय विलियन में विलीन हो जाएगी। इसमें उस अम्लीय विलियन में विलीन हो गई, आगे लिखा हुआ है। इस कारण पीटी इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित H2 गैस तथा विलियन में जो H+ आयन है इनके मध्य एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है और एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी को हमने कहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ये इक्वेशन लिख के आ जाना, जितने नंबर का सवाल है आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोई टिपिकल चीज नहीं है, बहुत आसान है अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो। नहीं तो टिपिकल तो बेटा हर चीज होती है। यहां पर एक चीज और आएगी इस वाले चैप्टर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर आप वो क्वेश्चंस तैयार करोगे तो आपको बोर्ड में अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और जो बच्चे देखो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। 90+ का सोच रहे हो, पक्का आएगा, बट मेहनत करने से आएगा, कहने से नहीं आता है। ये आप लोगों को अपने दिमाग में फीड कर लेना है। यहाँ तक क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बता दो, जितने भी बच्चे लाइव हो, क्लियर यहाँ तक? देख लीजिए भाई, यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर, 300+ लाइक्स जल्दी से करिए जिन्होंने लाइक एंड शेयर नहीं किया है। क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो शायद ज़्यादा आगे हो गया, हम ज़्यादा आगे पहुंच गए। एक क्वेश्चन और होएगा, हाँ, विद्युत अपोहन की उपयोगिता। देखो घ वाला क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, दूसरे का घ। देखो अपोहन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं अपोहन क्या है, तो अपोहन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा कोलाइडी विलयनों को शुद्ध किया जाता है। सभी को पता है, अगर कोलाइडी विलयन में अनायनिक अशुद्धियां हैं, मतलब जिनमें आयंस होते हैं उनको आयनिक अशुद्धियां कहते हैं। अगर अनायनिक अशुद्धियां हैं तो वहां पर हम लोग अपोहन को यूज करते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि अपोहन क्या है, तो अपोहन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोलाइडी विलयनों का शोधन किया जाता है, कोलाइडी विलयनों को शुद्ध किया जाता है। अगर उसमें अशुद्धियां हैं तो अपोहन मेथड के द्वारा उन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। और विद्युत अपोहन क्या होता है, अगर कोलाइडी विलयन में आयनिक अशुद्धियां हैं तो उस कंडीशन में हम लोग विद्युत अपोहन को यूज करते हैं। विद्युत अपोहन का यूज मतलब सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होता है कि इसके द्वारा जिसको भी आप शुद्ध कर रहे हो, जिस कोलाइडी विलयन को आप शुद्ध कर रहे हो, उसका शोधन थोड़ा जल्दी से हो जाता है, टाइम थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। तो जो आयनिक अशुद्धियां हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड से चिपक जाती हैं और आपका जो कोलाइडी विलयन है वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है कि इसके द्वारा जो कोलाइडी विलयन शुद्ध किया जाता है उसके शोधन में कम समय लगता है। अपोहन में बहुत टाइम लगता है क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, उससे धीरे धीरे करके अशुद्धियां जल में आती हैं। ये पूरा मेथड अगर आपने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा पढ़ लेना, रिकॉर्डेड क्लास में आपके इसको प्रोवाइड कर चुका हूँ, देख लो भाई। थोड़ा मेहनत कर लो बेटा, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, मेहनत करोगे तभी बोर्ड में आप अच्छा फोड़ने वाले हो। 90+ का सोच रहे हो पक्का आएगा, बट वो कहने से नहीं आएगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, वो मेहनत करने से ही आने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, मेहनत करना अगर अभी से स्टार्ट नहीं किए हो तो कर दो, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हो। और जो बच्चे PYP पाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, तो बेटा आप सभी के लिए चल रहा है तांडव बैच, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की सारी चीज़ें क्रम से मिल जाएंगी। इसकी फी बहुत ही कम है, 499 रुपीज़ बोर्ड एग्जाम तक का,
इसमें ऑल सब्जेक्ट क्लासेस रहेंगी, नोट्स रहेंगे, मॉडर्न क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ रहेगा। आप अगर मॉडल पेपर भी लेने जाओगे, प्रीवियस पेपर लेने जाओगे बाजार से, तो वो भी 500-600 रुपये के आएंगे। ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। तो जिन बच्चों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है कर लो, डायरेक्ट आप ऐप में पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो कि सर मुझे तांडव बैच ज्वाइन करना है। ओके बच्चा बाड़ी, तो आज तो हम बस इतना ही इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आगे की जो चीज़ें हैं वो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये पीवाईपी आप लोग खुद से भी करना, थोड़ा सा मेहनत करो, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, मेहनत करोगे तभी बोर्ड में अच्छा स्कोर होने वाला है। देखो मेहनत तो बेटा आपको करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। कल हम पढ़ेंगे स्टाइक्योमेट्री, दोषों का सचित्र वर्णन, तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया, एक दंतु लिगेंड्स को उदाहरण सहित, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर, एक न्यूमेरिकल है आपका, इन पर टिप्पणियां, एनिलीन, बहुत सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आपको 8:30 बजे आ जाना है। और कल टारगेट याद रखना, 500 प्लस बच्चे अगर रहते हैं फिजिक्स में, तभी आपकी रेगुलर क्लासेज हम लोग पीवाईपी की करेंगे। अगर आप पीवाईपी रेगुलर चाहते हो तो टारगेट हमने बहुत छोटा सा दे रखा है, रेगुलर बेसिस पे 500 प्लस लाइव बच्चे। इतने बच्चे देखो बहुत छोटी सी बात है, अगर आप अपने 1-1, 2-2, 3-3 दोस्तों को भी शेयर करोगे तब भी इतने दोस्त आ जाएंगे आसानी से, मुझे भरोसा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास आपको अच्छी लगा करे, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट नहीं करोगे कर दिया करो यार, कंजूसी मत किया करो, अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, बातें माना करो। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और एक और चीज़ यार, कल आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाएगी, हमारे जो इंग्लिश वाले सर हैं उनके थोड़े दांतों में दिक्कत हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि उसको दोपहर में क्लास को करा दें। ठीक है, वी विल ट्राई कि उसको दोपहर में करा दें, या फिर कल अगर छुट्टी भी हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। इंग्लिश के भी हम पीवाईपी आपको स्टार्ट करवा देंगे। तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट के पीवाईपी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब आपके पास बेटा 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, और जिन्होंने लाइक नहीं किया पहले तो लाइक करो, मैं आगे कहानी बाद में बताऊँ, पहले लाइक करो। अरे कंजूस लोग हो यार, बड़ी कंजूसी करते हो लाइक करने में। तो रेगुलर बेसिस पर हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना है, 90 प्लस पक्का आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बेटा यहाँ के चुप है आते हैं बाबू।